हेलो बच्चों, तो ये 5 दिन बचे हैं और मेरा मोटिवेशन है कि ये 5 दिन मैं अपने बच्चों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहूं, उनको हर एक बेस्ट चीज़ जो कि उनके एग्जाम में उनको लिए हेल्पफुल हो सकती है वो प्रोवाइड करूं। तो उसी के साथ मैं लेकर के आ गई हूं आपके साथ ये वाला सेशन जिसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। ऑल इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं उनके एक्सपेरिमेंट हैं, उनके जो डेट्स हैं वो आपको एक जगह चाहिए ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लो और कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कम टाइम में पढ़ करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि तैयारी आपकी हो चुकी है, हमने सारी यूनिट वाइज सेशन जो है अटेंड कर लिए हैं। इसके बाद टाइम आता है हमारे प्रैक्टिस का और खुद को टेस्ट करने का, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो ये जो बूस्टर सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है 20 मार्च से, इसको आपको ज्वाइन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा 20 मार्च को सुबह सेशन होने वाला है 10 AM, जिसमें फुल PYQ हम करने वाले हैं। उसके बाद शाम को 6 PM जिसमें सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे। एंड 22 मार्च को होगी हमारी फुल बायो रिवीजन जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ठीक है, अब आगे चले हम यहां पर। तो ऑब्वियसली ये चीज आप जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो यहां पर आपके पास आ गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से, जो कि पहला एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसके लिए पाइसम सटाइवम यूज किया गया था 1856 1763 में, 7 साल के लिए ये हुआ था। इसमें 7 कैरेक्टर्स को यूज किया था जिसके 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड थे। उसके बाद इसके बेस पर ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ह्यूगो डिवराइस, कार्ल कॉरन, वॉन टेशमार्क, इन्होंने हर एक अलग अलग प्लांट में स्टडी की और रीबर्थ कराया जेनेटिक्स का अराउंड 1900 तक। मेंडल का वर्क जो था वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, उसके बाद ही हुआ था। वॉल्टर सतन एंड थियोडोर बोवरी ने आफ्टर क्रोमोसोम की डिस्कवरी उसके बाद दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें इन्होंने बताया था कि जो जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो बहुत पैरेलल यहाँ पर होता है। थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, और यहाँ पर उन्होंने लिया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहाँ पर दिया था। एल्फर्ड स्टर्टीवेंट ने यहाँ पर किया था जो कि जेनेटिक मैपिंग कि जीन्स के क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कहाँ होते हैं, किस जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है और जीन्स का सीक्वेंस क्या है क्रोमोसोम के ऊपर। लैंगडन डाउन ने 1866 में डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था और डिस्क्राइब किया था। हैंगिंग जो थे उन्होंने आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट में उन्होंने देखा कि जो स्पर्म्स बन रहे हैं 50% ऑफ स्पर्म में एक एक्स बॉडी आ रही है और इस एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था क्रोमोसोम। अभी तक वाई क्रोमोसोम यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में एसिडिक नेचर बताया था कि न्यूक्लियस में कुछ एसिडिक नेचर होता है, केमिकल होता है एसिडिक नेचर का, उसको उन्होंने बोला न्यूक्लिन। लेटर ऑन न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था किसने? ऑल्टमैन ने। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, और इन्होंने इवन ये भी बताया था रेप्लिकेशन जो है बेसिकली डीएनए से रेप्लिकेशन होता है। इवन उनको पता नहीं है कि डीएनए से डीएनए का मतलब रेप्लिकेशन है, बट ये नहीं पता कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उससे पहले रेप्लिकेशन उन्होंने बता दिया था। मतलब उन्होंने सेंट्रल डोगमा उससे पहले दे दिया था 1953 में। ठीक है, एरविन चारगाफ ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बताया, दैट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो पायरिमिडीन्स के बराबर होते हैं और उनका रेशियो होता है इक्वल्स टू 1, मतलब P + G इज इक्वल्स टू C + T एंड A + G डिवाइडेड बाय C + T इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट रहता है ये। एंड इट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। मान लो ह्यूमंस में जो है इसका रेशियो वो सभी ह्यूमंस में सेम रहेगा। मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए एंड डबल हेलिक्स बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। पिच जो थी पिच जो थी वो 3.4 नैनोमीटर की होती थी, उसके बाद वो सेम रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, मान लो किसी को निमोनिया हमें पैदा करना है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो वो कैसे होता है, कौन वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। उसके लिए उन्होंने रिसोर्स क्या लिए थे? बैक्टीरिया लिया था स्टेप्टोकोकस, उसका आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन जो पैथोजेनिक था, आर स्ट्रेन नहीं था, और चूहे को यहाँ पर लिया था। इसके बाद ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन MC कार्टी ने 1933 से
44 तक बायोकेमिकल नेचर बताया था किसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। बट उसके बाद भी अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया है बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्टा चेस बाय विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ इकोलाई और बैक्टीरियोफेज को लिया था इन्होंने। इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लिए थे, सल्फर 32 रेडियो एक्टिव एंड फॉस्फोरस सल्फर 35 फॉस्फोरस 32, ठीक है, और प्लस डीएनए में फॉस्फोरस होता है इसलिए इन्होंने यहाँ पे फॉस्फोरस लिया, अनसल्फर प्रोटीन में होता है, दैट्स व्हाई दे टुक दिस हियर, ठीक है। अब बात आती है मैथ्यू एंड मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की। 1958 में इन्होंने बताया सेमी कंजर्वेटिव, प्रूफ दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इन्होंने इकोलाई लिया एंड नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के हैवी एंड लाइट आइसोटोप लिए, एक 14 था और एक 15। NH4Cl लिया था सॉल्यूशन जिसके थ्रू ये इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन इन द डीएनए, और फिर डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और इवन सीजियम क्लोराइड को यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। टेलर एंड हिज कलीग, टेलर एट ऑल लिखा जाता है, एट ऑल का मतलब होता है उसके और सहपाठी और कलीग्स बोल सकते हैं। 1958 में उन्होंने बताया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का एक्सपेरिमेंट, सेम चीज, लेकिन इन्होंने ये वास या फीबा बीन में की थी। इन्होंने आइसोटोप्स लेकर के बताया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमीडीन लेकर के बताया था। जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोड दिया था और बताया था कि ये ट्रिपलेट होता है एंड इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हरगोबिंद खराना ने बताया था कि ही सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने, मतलब जैसे कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे इनको पता चला कि ये वो है, और इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए बेसिस के विद द यूज ऑफ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। फ्रांसिस जेकॉब एंड जेकॉब मोनोड ने लैक ओपेरॉन डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनए सीक्वेंसेस की थी एंड डिटरमाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, की प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है। एसएल मिलर ने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया। लेबोरेटरी में उसने ये काम किया था कि कैसे होता है प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन बना करके, और उसमें 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस CH4 NH3 NH2O प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उसने ली थी, और उसने देखा था कि आरएनए बना है यहाँ पर, शुगर फैट प्रोटीन, तो मतलब ये सब लिविंग मॉलिक्यूल में होता है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जिंदगी आ सकती है। लुइस पास्चर ने बताया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे 3 साइंटिस्ट जो कि नहीं जानने हैं। लुइस पास्चर ने ये बताया था कि जिंदगी पहले थी, उसी से ही जिंदगी आई है, बट वो पहली जिंदगी भी कहाँ से आई ये नहीं बताया। ओपेरन थे रशिया से, हेल्डन थे इंग्लैंड से। इन्होंने बताया था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आरएन प्रोटीन, जिंदगी हमारी उसी से आई है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने बताया, चार्ल्स डार्विन सी वोएज पर गए थे, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, डिस्कवर किया था डार्विन फिंचेस के थ्रू। HMS बीगल शिप पर गए थे ये, और गैलापागोस आइलैंड। सेम कंक्लूजन पे अल्फ्रेड वेलिस भी आए थे, बट वो गए थे मलाया आर्चिपेलागो में। अर्नस्ट हैकल ने बताया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। उन्होंने कहा था कि एम्ब्रियो स्टेज पर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो अडल्ट में एब्सेंट होती है। मान लो इतने सारे वर्टिब्रेट्स हैं, सब में वो एम्ब्रियो स्टेज पर प्रेजेंट है, बट वो अडल्ट में एब्सेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। दैट वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल वॉन अर्न्स्टबेयर। वो ये कहता है कि अगर कोई एम्ब्रियो किसी स्टेज पर पास होता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी एम्ब्रियो किसी एक पर्टिकुलर स्टेज से पास हो रहा है तो वो उसके अडल्ट में भी प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं है कि वो उसके अडल्ट में एब्सेंट होगी। ह्यूगो डे वेराइज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था, और वो ये कहता था कि म्यूटेशन से इवोल्यूशन हो रहा है। हार्डी वीनबर्ग बताते थे कि अलील फ्रीक्वेंसी जो होती है एक पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और उन्होंने बताया था कि मान लो ये रिसेसिव अलील है एंड ये डोमिनेंट अलील है, उसकी फ्रीक्वेंसी है ये डोमिनेंट अलील की, ये रिसेसिव अलील की, दोनों को ऐड करो तो ये 1 रहती है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया और कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया। पेनिसिलिन आया था फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम, एंड व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकस एक्सीडेंटली ये डिस्कवरी हुई। अर्न्स्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने इसका फुल पोटेंशियल डेवलप किया। अमेरिकन सोल्जर्स को जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें ट्रीट करने के लिए भी यूज किया गया। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1945 में। स्टेनली कोहेन हार्वर्ड बॉयर ने 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डिस्कवरी की थी। एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में इसने प्रोड्यूस किया था ह्यूमिलिन, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंसुलिन है। गॉस क्या कहता है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि जो कोई भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं सेम हैबिटेट में सेम रिसोर्सेज के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती लंबे समय तक, लेकिन मार्क अर्थर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्लोजली कोएग्जिस्टेंस हो सकती है रिलेटेड स्पीशीज की किसी सेम खाने के लिए, और उसने एग्जाम्पल लिया था वॉबलर स्पीशीज का।
और उसने बताया था कि ये हो सकता है रिसोर्स पार्टीशनिंग के थ्रू, खाने का बंटवारा कर लो और फिर खुशी खुशी उस जगह पर रहो। रॉबर्ट मे ने बताया था बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है 7 मिलियन है, उसने एक्सपेरिमेंट किया। पॉल अर्लिंग ने राइवर्ड पॉपर हाइपोथेसिस की, उसने एक एरोप्लेन को कंसिडर किया एक इकोसिस्टम से और उसने एरोप्लेन के सभी पार्ट्स को एक एक स्पीशीज माना और वो बोला कि अगर हम एक एक पार्ट एरोप्लेन का ले जाते हैं धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा और अल्टीमेटली अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले गए फॉर एग्जांपल विंग, तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, एरोप्लेन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वो जो कीस्टोन जो विंग है वो कीस्टोन स्पीशी का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी एक इकोसिस्टम में जो डिसबैलेंस कर सकती है। डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट ने बताया इंक्रीज डाइवर्सिटी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में कि एरिया इंक्रीज होता है तो स्पीशीज कितना इंक्रीज होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ बताता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स के बारे में जो कि एक सिग्मॉइड कर्व आता है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मेल मी neelam.rajput@247.com। प्लस आपको जो भी हमारे सेशंस हैं कंप्लीट तैयारी के लिए आपको उनको ज्वाइन करना है। ये हमारा सेशन होने वाला है कल सुबह और उसके बाद हमारी मैराथन जो होगी उसके लिए तो आपको फाइनल एंड फुल शॉर्ट रिवीजन जो 22 मार्च को होने वाला है वो भी कब होगा, अगर ये 500 लाइक कल से पहले हो जाते हैं तो मैं आपको टॉप 33 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी, टेलीग्राम साइंस अड्डा पर सेंड कर दूंगी उसी टाइम पर जिस टाइम पे ये 500 लाइक हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप ये आपकी बहुत हेल्प करे एग्जाम में।